ओके चलो, तो फिर लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देख लिया था कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल की रिक्वायरमेंट होती है, और फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है। यस बच्चे, पढ़ा तुमने? वो एक्सपेरिमेंट जिससे ये प्रूव होता है कि फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 की रिक्वायरमेंट होती है, उस एक्सपेरिमेंट का नाम क्या है? यस, मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मोल का आधिपत्य का प्रयोग, आधिपत्य। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन भी आ जाता है आधिपत्य प्रयोग क्या होता है। तो सब बच्चे ध्यान रखोगे कि मोल वाला जो एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने कौन सा केमिकल यूज किया था जो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेता था? KOH। ठीक है, और सबलित पत्ती वाले प्रयोग से क्या सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है। तो इतना ही पढ़ा था क्या? वॉन नील वाली बात पढ़ ली थी हमने कि वॉन नील जो है, उन्होंने पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, और उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पता किया था कि यदि हाइड्रोजन दाता के रूप में H2O की जगह पे कोई और यौगिक, सल्फर यौगिक यूज किया जाए, जैसे H2S यूज किया जाए, तो ऑक्सीजन की जगह पर सल्फर या सल्फेट के यौगिक जो है वो प्राप्त होते हैं। और रूमेन, हासिड और कामेन, ये तीन वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने O18 जो हैवी आइसोटॉप या रेडियोएक्टिव आइसोटॉप होता है उसको यूज किया था, और बता दिया था कि ऑक्सीजन जो है वो वाटर के ही फोटोलाइसिस से आती है। क्या इतनी बातें पढ़ी थी हमने? क्या इसके बाद में हमने प्रीस्टले वाला एक्सपेरिमेंट जो है, बेल जार एक्सपेरिमेंट भी पढ़ा था क्या? नहीं, वो नहीं पढ़ा था। तो कुछ एक्सपेरिमेंट्स रह गए थे, अब वहां से स्टार्ट करेंगे। बता दिया था क्या कि बताया भी नहीं था? चलो कोई बात नहीं, एक बार वापस से देख लो, बता भी दिया था। तो बेल जार, बस बस बस, बेल जार एक्सपेरिमेंट। हाईलाइट तो रोज ही थोड़ा बहुत आती जाती रहती है। यस, तो बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है वो कौन से सन में, कौन सी ईस्वी में किया गया था? 1770 में। क्या उस टाइम पर ऑक्सीजन की खोज हो चुकी थी? नहीं। ऑक्सीजन की खोज कब हुई है? किसने किया? प्रिस्ले। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो जोसेफ प्रिस्ले ने किया था, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये एक्सपेरिमेंट किया गया था 1770 में, लेकिन ऑक्सीजन की खोज तो 1774 में हुई थी। ये बात हमको जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस एक्सपेरिमेंट का कंक्लूजन उस टाइम पे क्या निकला होगा, ये समझने के लिए तुम्हें उस टाइम पे जाना पड़ेगा जब ये एक्सपेरिमेंट हुआ था। हाँ, टाइम ट्रेवल करके। यदि हम उस टाइम पे जाएं तो क्या उस टाइम पे लोगों को ये पता था कि श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, कि श्वसन में O2 लिया जाता है, CO2 छोड़ा जाता है? क्योंकि ऑक्सीजन का ही पता नहीं था। क्या उस टाइम पे लोगों को पता था कि मोमबत्ती के जलने के लिए भी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है? नहीं, ये सारी चीजें उस टाइम पे पता नहीं थी। तो अपना कंक्लूजन निकालते टाइम हम ये ध्यान रखेंगे कि यदि हम उस टाइम की बात करें तो उस टाइम पे ऐसी चीजों के बारे में पता नहीं था, तो हम अपने कंक्लूजन में ऐसी चीजों का, ऐसी बातों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेलजार लिया बड़ा सा, और उस बेलजार के अंदर एक जलती मोमबत्ती और एक जिंदा चूहा रखा। बेलजार के नीचे एज पे जो वैसलीन होती है, जो पेट्रोलियम जेली वगैरह होती है, वो लगा के उसे बंद कर दिया, ताकि वो ऑक्सीजन जो है या एयर जो है वो उसके अंदर जा ना पाए, बाहर ना निकल पाए। तो एयर टाइट बना दिया उसको। अब क्या हुआ, अब ये एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने रखा उसे रूम में, अपने घर में ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो उस टाइम पे तो बिजली बिजली नहीं रहती होगी, मुझे लग रहा है नहीं रहती होगी। तो घर में जो है वो, घर में अब कितनी खिड़कियां थी, क्या थी, वो नहीं पता है मुझे। क्या पता ऐसा हो जैसा अभी अपना क्लासरूम है, तो लाइट चली जाती है तो कितना अंधेरा हो जाता है। तो वो चाहते होंगे कि भाई मैं चूहे को देखता रहूं, चूहा क्या कर रहा है,
तो रोशनी होना जरूरी था, तो मोमबत्ती जलाई उन्होंने। किसके लिए? रोशनी के लिए। चूहे के लिए नहीं, रोशनी के लिए बच्चे। तो ताकि जो है वो चूहे को देख पाए। मुझे ऐसा लगता है ऐसा किया होगा उन्होंने। अब क्या पता उस मोमबत्ती जलाने के पीछे उनका क्या पर्पज रहा होगा, और उन्होंने रख दिया। कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे हैं कि सर ये मोमबत्ती जो आपने ये इन्होंने जलाई होगी प्रीस्टले ने, चूहा तो बार बार उस पर कूद जाता होगा, बुझा देता होगा उसको, तो उन्होंने चूहे को कैसे रखा होगा? बोल रहे, एक बच्चा बोल रहा पूंछ बांध दी थी। क्या? हाँ बेलजारी, ये बोल रहा बेलजारी गिरा देगा। छोटा चूहा, चूहिया ले ली होगी, चूहिया। ये बोल रहा है कि उसके पांव चिपका दिए होंगे। बोल रहा है उस टाइम पे वो गम नहीं मिलता होगा पांव चिपकाने वाला। बोल रहा है ये बच्चा बोल रहा है कीली ठोक दिया होगा, पैर जो है उसमें एक कील ठोक दिया, भाग कहां भागेगी। ये बच्चा बोल रहा है कितना निर्दयी है, कितना निर्दयी एक्सपेरिमेंट चल रहा है ये बोल रहे निर्दयी क्या, चूहा भी तो मरेगा ही, कील ठोकने से क्या निर्दयी होगा, चूहा मरेगा नहीं अभी दम घुट के तुम लोग। यस, तो ऐसी बातें जो है वो अपने दिमाग को ऐसे बहुत भयानक तरीके से इधर उधर व्यस्त मत करो ये सोचने में कि क्या क्या होगा। हाँ जो भी क्या होगा, मुझे लग रहा है कि यदि चूहा बहुत उनके घर पे उत्पात मचाता होगा, उन्होंने बोला आज इस चूहे का जो है को सबक सिखाएंगे, आज मैं इसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। एक चूहेदानी लगाई, उसमें चूहा पकड़ा, बस बस क्या ही मजा आ रहा है तुमको। तो वो पिंजरा जो है चूहे वाला पिंजरा ही बेलजार में रख दिया होगा। अरे तो बहुत ही आसान हो गया, चूहेदानी जो है जिसमें चूहा पकड़ा था वही रख दिया होगा, कहां भागेगा, कहां मोमबत्ती गिराएगा, कुछ नहीं गिराएगा। ठीक है, तो वट एवर जो भी उसने किया, लेकिन कुछ समय बाद धीरे धीरे क्या हुआ, मोमबत्ती जो है वो बुझ गई और चूहा जो है वो मर गया। कंक्लूजन क्या है? मान लो तुम हो प्रिस्टले, क्या कंक्लूजन, कौन है प्रिस्टले? मान लो बच्चे तुम हो प्रिस्टले। यस बच्चे, यदि कुछ देर बाद चूहा मर गया, मोमबत्ती बुझ गई, तो क्या कंक्लूजन, तुम्हें क्या लगेगा यदि तुम प्रिस्टले हो कि क्यों मर गई? सुन लो, अभी तुम जोसेफ प्रिस्टले नहीं बने उसका मतलब। एक बार वापस से, बैठो बच्चे बैठो, तुम सोच, तुम जो है घबरा रहे हो बच्चे, बैठो। यस बच्चे तुम बताओ। हाँ अभी मैंने क्या बोला? मैंने बोला 1770 की बात चल रही है। जब तक देखो यही ये डिफरेंस है, जब हम चीजों को बारीकी से सही से समझ के क्या लिखा है नहीं पढ़ते हैं, तब तक हमारे माइंड में हो सकता है पिक्चर ही सही ना बने। पढ़ा तुमने कई बार है और सबके माइंड में ऐसे ही कुछ कंक्लूजन बन जाता है, लेकिन एनसीईआरटी पढ़ोगे ये नहीं लिखा हुआ है। तुम लुईस पास्चर नहीं, तुम तो थर्मल थर्मल पास्चर हो। सुनो वापस से सुनो, लुईस पास्चर कुछ बता रहे हैं। सॉरी, हाँ पास, पिछले पिछले नॉट पास्चर। नहीं लेकिन, लेकिन प्रीस्टले जो है, प्रीस्टले जब ये चीज को एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो उन्होंने कुछ बताया होगा, उनको लगा होगा ना कि कुछ हुआ, चूहा मर गया तो क्या हुआ, ऑक्सीजन का कुछ हुआ। बैठ CO2 डिस्कवर हो गया था, CO2 के बारे में सारी प्रॉपर्टीज पता थी। ये किसको पता था कि CO2 का लेवल बढ़ जाता है, तो प्रिस्टले को ये पता था CO2 का लेवल बढ़ जाता है तो चूहा मर जाता है? नहीं, तब तुम प्रिस्टले हो ही नहीं बच्चे।
चलो बताओ। हाँ यस, ये प्रश्न बैठो, ये सही। सुनो सुनो, हाँ वायु की क्षति हुई, पूर्ति तो अभी नहीं हुई, क्षति हुई। यस बैठो। उस टाइम पे सिंपल सा जो कंक्लूजन निकला होगा, जो प्रिस्टले ने बताया होगा कि चूहे ने सांस लेने के लिए कुछ वायु को खर्च कर दिया, कुछ वायु की क्षति कर दी, और वो वायु जो उसने खर्च किया, इसकी वजह से वो वायु खत्म हो गया है जो सांस में लोग ले रहे थे या चूहा ले रहा था, और इसकी वजह से वो मर गया। यस, निर्वात थोड़ी क्या है बच्चे, निर्वात थोड़ी क्या है, निर्वात है क्या? नहीं, निर्वात नहीं है भाई। हमने देखो देखो यहाँ पर मोमबत्ती जला दी, एक चूहे का पिंजरा रख दिया, और फिर मैंने वो जो बेल जार है उसके ऊपर यहाँ पे पेट्रोलियम जेली वैसलीन वगैरह लगा दी, और उसको इसके ऊपर ऐसे रख दिया बंद करके। समझ गए क्या? तो अभी अभी तो अंदर है ना वायु, जितनी वायु अंदर है वो तो है, इस वजह से वो जल रहा है, चूहा जिंदा है। धीरे धीरे क्या करेंगे, वो उस वायु को खत्म करेंगे, खत्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद में मर गए। O2 CO2 वाली फर्जी बातें उस टाइम पर पता ही नहीं थी उनको। बातें सही है, लेकिन उस टाइम जो अभी एक्सप्लेनेशन में जो फर्जी बातें आ रही है उसकी बात करो, वो उस टाइम पे पता नहीं थी। वायु का मतलब क्या होता है बच्चे? कि ऑक्सीजन। बच्चे तुम आज के मॉडर्न साइंटिस्ट हो, हम जो है वो प्रिस्टले की बात करें, बेचारे वो तुम्हारे जितना थोड़ी जानते थे। तुम्हारे जितना जानते होते तो फिर तो बात ही, डॉक्टर ही नहीं बन जाते क्या? हाँ, तो यस बच्चे, जो बच्ची ये बात करी आज बड़े जोश में, इसको बता देता हूं कि वो ऑक्सीजन की खोज इन्होंने की थी, जिसको आज तुम बोल रहे हो हमको पता है बहुत, तो वो पता है, खोज उन्होंने की थी। लेकिन 1770 में ये खोज नहीं हुई थी। उस टाइम पे ऑक्सीजन वगैरह के बारे में नहीं पता था। वायु के बारे में तो हमारे पुराणों और वेदों सब में मिल जाएगा। हाँ हाँ, तो वायु जो है वो जरूरी होती है जीव, हम सांस लेते हैं इतना तो पता पड़ता है कि सांस लेते तो हम वायु इनहेल या एक्सहेल कर रहे हैं, लेकिन उस वायु में क्या है जो हमारे सेल को जरूरत है जिंदा रहने के लिए चाहिए, वो उस टाइम तक पता नहीं थी। उन्हें सिर्फ ये पता लगा इस एक्सपेरिमेंट से कि यदि मोमबत्ती बुझ गई है और चूहा मर गया है, इसका मतलब इन्होंने वायु को खर्च कर लिया है, और अब इन्हें जिंदा रहने के लिए जो वायु चाहिए थी या मोमबत्ती को जलने के लिए जो वायु चाहिए थी वो वायु नहीं मिल रही है, इसीलिए ये चीज हुई है। फिर उन्होंने क्या किया, अगला एक्सपेरिमेंट किया, बेल जार को हटाया, एक मोमबत्ती वापस से जलाई, एक जिंदा चूहा को रखा, और साथ में एक मिंट का प्लांट जो है, पुदीने का वादब जो है वो रखा, और फिर से बेल जार के ऊपर वैसलीन वगैरह लगाई एज पे, और फिर से बंद कर दिया। और अब की बार उन्होंने देखा कि लंबे समय तक ऑब्जर्व करने के बाद भी उन्होंने देखा कि चूहा नहीं मरा, मोमबत्ती नहीं बुझी, प्लांट वैसे के वैसे ही रहा। तो इस एक्सपेरिमेंट से धीरे धीरे उन्हें क्या पता लगा कि कहीं ना कहीं ये प्लांट जो है वो क्या करते हैं, उस वायु की जो ये पहले खर्च कर दे रहे थे और मर जा रहे था, चूहा मर जा रहा था, उस वायु की क्षतिपूर्ति कर रहा है। कौन कर रहा है? पादप कर। क्या कितना सिंपल सा कंक्लूजन है, समझ में आया क्या? एनसीईआरटी पढ़ोगे इतना ही सिंपल कंक्लूजन मिलेगा। उसको अपने मन से जो है आज की बातें ऐड करके हम वो तुम्हें पता है, वो सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है, लेकिन शुद्ध वायु अशुद्ध वायु जो भी है सब कुछ, लेकिन उस टाइम पे पहले बहुत लिमिटेड बात पता पड़ी। फिर ऑक्सीजन की खोज हुई, फिर पता पड़ा कि अच्छा धीरे धीरे कि ऑक्सीजन जो है वो सांस लेने के लिए चाहिए, जो भी कुछ है वो धीरे धीरे फिर लोगों को पता लगने लगा। बाकी हुआ क्या फिर उसके बाद में? उसके बाद में हमारी एनसीईआरटी ने एक क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, यदि ये सेटअप के अंदर मोमबत्ती बुझ जाती है उसको दोबारा कैसे जलाएंगे? क्या ये क्वेश्चन पूछा है? क्या है इसका जवाब? ये बच्चा बोल रहा है सिंपल है,
बुझ गई कोई बात नहीं, वापस से उसको खोलो जला दो। लेकिन एनसीईआरटी के क्वेश्चन लिखा है बिना सेटअप को डिस्टर्ब किए हुए, बिना उसको वापस से, ये बच्चा बोल रहा है कि सूरज की रोशनी से हम मैग्नीफाइंग लेंस लेकर के और फिर उससे हम उसको जला देंगे। बोल रहा है कि सर हमने कागज तो जलाए हैं, मोमबत्ती जल जाएगी क्या? यदि वायु है तो, वायु नहीं है तब तो नहीं जलेगी, तब तो जलेगी नहीं, वायु है तो। कुछ बच्चे बोल रहे सर इसमें हमें संदेह लग रहा है कि पता नहीं ऐसे जलेगा कि नहीं जलेगा, क्योंकि उसके लिए मुझे लग रहा है कि सूरज की रोशनी बहुत भयानक होनी चाहिए और मैग्नीफाइंग लेंस इतना खतरनाक होना चाहिए। वो हमारे बचपन में हम खेलते थे वैसा नहीं, कुछ बहुत भयानक, जो बहुत भयानक सूरज की किरणों को उसके ऊपर जो है वो फोकस कर पाता होगा, तो शायद जल भी जाए। हाँ हाँ हाँ, तुम तो किसी भी हिसाब से बता दो। ये बोल रहा है सर आजकल तो एक बटन दबाते हैं बम के बम फूट जाते हैं, आप लाइट जलाने की बात कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि सर आज के जमाने में तो, आज के जमाने में तो प्रिस्टले को, आज के जमाने की बात होती है, प्रिस्टले को एक्सपेरिमेंट करने के लिए वहां जाने की जरूरत नहीं थी, अपने ऑफिस में बैठे बैठे बटन दबा देते लाइट जल जाती। क्या उन्होंने देखा अच्छा लाइट बुझ गई, बटन दबा दिया लाइट जल गई। हाँ, मोमबत्ती की लाइट मतलब वही, मतलब रिंग इट डल, तो हाँ ताली बजा के जला देते बच्चा। तो फिर बच्चे सोच रहे कि तो फिर ये एनसीईआरटी इतना फर्जी क्वेश्चन पूछ क्यों रही है? एक्चुअल में एनसीईआरटी तुम्हें जब ये क्वेश्चन पूछती है तो उसका मतलब तुम्हें साइंटिस्ट बनाने का नहीं है। वो नहीं चाहती है कि तुम जो है वो ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करने लगो जिससे जो है उसको, हो गया एक्सपेरिमेंट, आज बहुत दुनिया आगे बढ़ चुकी है। वो बोल रहा है कि मोमबत्ती जलाने की जरूरत ही क्या है। वो बोल रहा है कि सोचो मोमबत्ती जलाने की जरूरत ही क्या है, बिना मोमबत्ती का एक्सपेरिमेंट करेंगे हम, कर सकते हैं क्या बिना मोमबत्ती के? और प्लांट भाई बिना लाइट के, बिना मोमबत्ती के प्लांट जो फोटोसिंथेसिस कर लेगा? कौन बोल रहा है ये? नाम है फोटोसिंथेसिस, बोल रहा बिना लाइट के हो जाएगा। हाँ कांच का ही है, कैसे? अच्छा ये बोल रही है कि वो खिड़की खोल देते उसी से काम हो जाता, बोल रही है कि मोमबत्ती जलाने की जरूरत ही कहाँ, खिड़की खोल देते, सिंपल सी बात। ये बोल रहा है कि अरे सब छोड़ो, जरूरी है कि मोमबत्ती उसको बेल जार के अंदर रखना, बाहर रख लो ना, यहाँ पे रख लो, जलाते रहो जितना मन करे, कर लो एक्सपेरिमेंट। कर सकते कि नहीं कर सकते? भाई चूहा जो है वो वायु को खर्च कर रहा है, चूहा जो है वायु की क्षति कर रहा है, और वो जो पादप है वो उस क्षति की पूर्ति कर रहा है। हाँ ये देखो, ये बोल रहा है कि तो फिर सर एक्सपेरिमेंट को घर में करने की क्या जरूरत है, तो धूप में ही रख के कर लेते, बात ही खत्म, मोमबत्ती का झंझट ही खत्म। काहे की मोमबत्ती, काहे का ये सब। यस, तो अब तुम लोग आए सही पॉइंट पे। एनसीईआरटी तुम्हें इस पॉइंट पे लेके आना चाहती थी, वो चाहती है कि तुम इस बात को समझो कि इस एक्सपेरिमेंट में मोमबत्ती का रोल क्या है। तो इस एक्सपेरिमेंट में मोमबत्ती का रोल प्रकाश देने का है। हम ये, हाँ बच्ची यस, हाँ तो मोमबत्ती में नहीं होता है क्या पीली कि सर वो तो पीली प्रकाश होती है। मान लो एक मोमबत्ती जलाई है हमने, और उस मोमबत्ती में कोई आदमी जो है या कोई कोई लड़का जो है वो नीले कलर का कपड़ा पहन के बैठा है, एक लड़की जो है वो लाल कलर का कपड़ा पहन के बैठे, कैंडल लाइट डिनर चल रहा है। तो क्या अब उस लड़के के कपड़े का नीला रंग नीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? मेरे सवालों का जवाब दो कि यदि मान लो कैंडल लाइट डिनर चल रहा है, एक नहीं 4 कैंडल लगा लो, ये तुमको कम रोशनी लग रही है कि नहीं, रोशनी कम है सर, हमको थोड़ी ज्यादा रोशनी चाहिए, तब हम कंफर्म करेंगे। 4 कैंडल लगा दो, 5 लगा दो, 10 लगा दो, पूरे हॉल को जगमग जगमग कर दो और कैंडल लगा दो उसको बढ़िया से। अब कैंडल की उस रोशनी में बताओ कि वो लड़के ने यदि नीले कलर का शर्ट पहना हुआ है
और लड़की ने लाल कलर का शर्ट पहना हुआ है, तो क्या उनके कपड़ों का रंग नीला और लाल दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा। यदि दिखेगा तो इसका मतलब कैंडल के अंदर वो वेवलेंथ है जिसपे प्रकाश संश्लेषण होता है। किसकी किसकी आवश्यकता? ऑक्सीजन। हाँ, तो ऑक्सीजन तो चाहिए ना। वो लेकिन उस टाइम पे पता नहीं था ना, वो तो बाद में पता लगा अपने को। हाँ, कि यदि ये जल जाता तो कितना अच्छा होता, लेकिन ऐसा कोई तरीका है ही नहीं। नहीं, लेकिन सुनो, सुन लो। हाँ, मोमबत्ती का सिर्फ एक ही पर्पस था वहां पर, प्रकाश देना। उस टाइम तक ये ऑक्सीजन की डिस्कवरी नहीं हुई थी कि ये पता पड़े कि ऑक्सीजन जो है वो जलने के लिए आवश्यक होती है या ऑक्सीजन है कि नहीं है। इन सब की चर्चा नहीं हो रही थी। ये सब हमारे दिमाग के एडवांस ख्यालात हैं जो अब हमको पता है, इसलिए हम सोच रहे हैं। उस टाइम पे इतना सोचना था ही नहीं। सिंपल सी बात थी कि ये जो पादप काम कर रहे हैं, ये पादप जो है वो अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये तभी करेंगे जब मोमबत्ती जलती हुई, क्योंकि उसे प्रकाश की आवश्यकता है, उस प्रकाश की जिसके ऊपर प्रकाश संश्लेषण होता है। हाँ, नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, ऐसा सोचना भी बेकार है। तो फिर एनसीईआरटी ने तुम्हें क्वेश्चन क्यों पूछा? उसका पर्पस तुम्हें साइंटिस्ट बहुत ज्यादा बनाना नहीं था, वो तुम्हें ये एहसास करवाना चाहते थे कि आखिर ये सवाल हमारे मन में उठ रहा है कि मोमबत्ती को हम दोबारा जलाना चाहते हैं, तो आखिर हम ऐसा सोच क्यों रहे हैं और मोमबत्ती को दोबारा जलाने की जरूरत क्या है? यदि मोमबत्ती को ना जलाएं, इस मोमबत्ती का आखिर काम क्या है? तो इस मोमबत्ती का काम इस सेटअप में प्रकाश देने का काम था। वो हमको बाद में पता पड़ गया कि ऑक्सीजन भी जो है वो कंज्यूम करता है, जब मोमबत्ती जलती है तो उसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, वो हमें बाद में पता पड़ गया। बट उस टाइम पे उस एक्सपेरिमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं देखा गया था। तो फिर फाइनली क्या हुआ? तो फिर फाइनली इससे तो कंक्लूजन ये निकला कि जो प्लांट होते हैं, वो जो चूहा है या एनिमल जिस वायु को खर्च करते हैं उसकी क्षतिपूर्ति करता है। जब ऑक्सीजन की डिस्कवरी हो गई उसके बाद में इंजन हाउस ने यही सेम चीज, जो अभी तुम इतनी देर तक सोचने के बाद तुम जिस कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे, सेम उस कंक्लूजन पे इंजन हाउस पहुंच गए थे। यानी ये क्वेश्चन के बाद में उन्होंने इसका आंसर दिया है। क्या आंसर दिया उन्होंने? उन्होंने बोला है कि जॉन इंजन हाउस जो है, उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को कहां पर किया था? इस एक्सपेरिमेंट को धूप में और अंधेरे में रख के किया था, सेम ही रिजल्ट आया होगा। आई बात समझ में कि यदि हम मोमबत्ती को यूज ना करते, क्या तब भी इस एक्सपेरिमेंट को किया जा सकता था? यस, बिल्कुल किया जा सकता था। कहां किया जा सकता था? कि उसके लिए बाहर से प्रकाश की आवश्यकता होती, यानी दिन में हम एक बेल जार के अंदर चूहा और प्लांट रखें तो वो जिंदा रहेगा। यदि हम उस बेल जार के अंदर सिर्फ चूहा रखें तो वो जिंदा नहीं रहेगा। और अंधेरे में भी करके देख लिया, तो पता लग गया कि सूर्य के प्रकाश में ही ये चल रहा है, यानी कि लाइट की आवश्यकता है। और लाइट की उपस्थिति में जो हरे पादप होते हैं वो क्या करते हैं? वो प्रकाश, वो वायु को, हाँ, अब उन्होंने क्या किया, क्योंकि ऑक्सीजन वगैरह आ चुकी थी, पता पड़ गया था कि इसके अंदर कुछ ऐसे घटक होते हैं जिनको जीव खर्च कर ले रहे हैं। तो उन्होंने फिर ये बोला कि अच्छा, ये जो पादप होते हैं, हरे पादप होते हैं, वो प्रकाश की उपस्थिति में अशुद्ध वायु को शुद्ध वायु में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्या बात एकदम क्लियर हो गई? बेल जार एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया सबको? क्या बेल जार एक्सपेरिमेंट जो है वो प्रिस्ले ने किया था, 1770 में किया था? क्या यही एक्सपेरिमेंट फिर इंजन हाउस ने किया था? यस, इंजन हाउस ने इस एक्सपेरिमेंट में क्या अंतर किया? उन्होंने मोमबत्ती की जगह इसको सूर्य की रोशनी यानी उजाले में और अंधकार में रख करके इस प्रयोग को कर लिया था। पढ़ा था तुमने एनसीईआरटी में ये चीज? यस। देन इसके बाद पिक्चर में आए जूलियस वॉन सेक्स। जूलियस वॉन सेक्स जो है वो
1854 में उन्होंने कुछ कंक्लूजन दिए थे। यस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है और ये इनका नाम तुमने सुना होगा। जब मिनरल न्यूट्रिशन नाम का चैप्टर तुम्हारे जीवन में हुआ करता था तब तुम उसके अंदर एक टेक्निक पढ़ते थे, इसका नाम था हाइड्रोपोनिक्स, जल संवर्धन। नहीं सुना है? जर्मन साइंटिस्ट हुआ करते थे और काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हुआ करते थे। अब मिनरल न्यूट्रिशन नहीं है तो इसलिए तुम यहाँ पर थोड़ा सा नाम सुन लेते हो कि जो जूलियस वॉन सेक्स है उन्होंने ये बताया कि प्लांट के अंदर जो ग्रीन पार्ट है उन सेल्स के अंदर कुछ हरे कलर की कुछ बॉडीज होती है, कुछ काय होते हैं जिसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है और उसके अंदर क्या बनता है, उसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है जिसे किस रूप में स्टोर किया जाता है, स्टार्च के रूप में। ठीक है, तो अराउंड 1854 में जूलियस वॉन सेक्स ने बताया कि पादप के अंदर जो हरे भाग होते हैं, ग्रीन पार्ट होते हैं, उसके अंदर ग्लूकोज का निर्माण होता है और इसे किस रूप में संचित किया जाता है, स्टार्च के रूप में संचित किया जाता है। ठीक है, इंजन हाउस ने एक और भी चीज प्रूव की थी कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन की उत्पत्ति जो है वो होती है प्रकाश संश्लेषण में। इसको किसने प्रूव किया था? इसको भी इंजन हाउस ने प्रूव किया था कि एक बीकर लिया उन्होंने, इसके अंदर उन्होंने हरे कलर का एक जलीय पादप ले लिया था, हाइड्रिला लिया और इसको कवर कर दिया था किससे? इसको कवर कर दिया एक इन्वर्टेड फनेल से। एक कीप जो है उसको उल्टा करके रख दिया था उन्होंने, यहां पर कांच का है और इसके ऊपर एक टेस्ट ट्यूब को उल्टा करके रखा, पानी से भर दिया सबको। ये पानी से भरा हुआ है, टेस्ट ट्यूब में भी पानी भरा हुआ है। अंधेरे में रखा तब तक कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कैसे पड़ा था। जैसे ही इसको उजाले में रखा यानी सूर्य की रोशनी में रखा, क्या देखा? यस, देखा कि यहां पर लाइट आते ही यहां पर छोटे छोटे बबल्स बनने लगे, वाटर लेवल कम होने लगा और यहां पर एक गैस इकट्ठी होने लगी। बाद में चेक किया गया, क्या निकली? ऑक्सीजन। तो जॉन इंजन हाउस ने अपने प्रयोग द्वारा, हाइड्रिला पर प्रयोग द्वारा यह सिद्ध कर दिया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। यानी जॉन इंजन हाउस के दो एक्सपेरिमेंट्स, एक बेल्जार एक्सपेरिमेंट्स को धूप में और अंधेरे में करना और दूसरा हाइड्रिला के ऊपर प्रयोग करके ये बताना कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जो गैस उत्पन्न हो रही है वो गैस कौन सी है? वो ऑक्सीजन होती है। ठीक है, जूलियस वॉन सेक्स का क्या काम? उन्होंने ये बताया कि पादप के हरे भाग में प्रकाश संश्लेषण होता है और उस प्रक्रिया के अंदर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का, और ग्लूकोज जो है उसका स्टोरेज स्टार्च के रूप में होता है। तो फिर कैसे वो क्या बोलते, तो फिर उस केस में ये कैसे ऑक्सीजन जो है वो एमिट करेगा? हाँ, नहीं, लेकिन ये बात सही नहीं है। उस टाइम तक ये बात का प्रूफ नहीं था कि ऑक्सीजन मोमबत्ती जलने के लिए आवश्यक होती है। नहीं, ये नहीं था। ये हो सकता है कि उन्होंने अपने मन से बता दिया हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। हाँ, यदि प्रिस्टले को पहले से ही पता होता, तब ये सारी बातें पहले से ही क्लियर होती, तब ठीक है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। लेकिन उस टाइम तक ये बातें तो पता थी ही नहीं। और क्या मोमबत्ती जो है उसके प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं हो सकता? बिल्कुल गलत बात। प्रकाश संश्लेषण हो सकता है। मोमबत्ती बिल्कुल पास में रखी हुई है और उसमें वो तरंग दैर्ध्य होती है, तो प्रकाश संश्लेषण जरूर से हो सकता है। अमाउंट कम होगा बस, वो हमने लाइट के लिए पहले ही बात कर ली। हाँ, तो प्रेजेंट में रह करके तो आप सारा ही कंक्लूजन, तब तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं, तुम सब जानते हो, सब सारी बातें आगे से ही बोल दोगे। लेकिन जब तुम देखोगे एनसीईआरटी के अंदर पढ़ोगे, उतनी ही बात लिखी है जितनी की प्रिस्टले ने उस टाइम पे बोली थी कि वायु जो क्षतिपूर्ति हो रही है उसको पूरा करने का काम ये करता है। ठीक है, ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट पे आ जाते हैं। अब इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट है वो है TW एंगलमान का एक्सपेरिमेंट। यस,
और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है, ये मैं लिखवाऊंगा। क्या? यस, इंटेलिजेंट है ना। TW एंगलमान्स एक्सपेरिमेंट। TW एंगलमान का एक्सपेरिमेंट जो है वो ध्यान से देखो सब बच्चे। बेलजार तक, वहां तक तुम पढ़ोगे एनसीईआरटी। जो बातें बिल्कुल सिंपल सी हैं, डायग्राम दिया हुआ है एनसीईआरटी में या मॉड्यूल से, वो तुम वहां से करोगे। ये इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है और ये तुम्हें डायरेक्टली किताब से पढ़ के काम नहीं चलेगा, ये थोड़ा एक बार समझना पड़ेगा तुम्हें, तो इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगा। सर्दी लग रही है तो फिर बंद करवा दो, जाओ। हाँ करवा दो। देखो गर्मी ज्यादा नहीं हो जाए। चलो देखो क्या हुआ। TW एंगलमान ने एक सस्पेंशन बनाया, किसका? एरोबिक बैक्टीरिया या एरोफिलिक बैक्टीरिया। पानी है और इस पानी के अंदर बैक्टीरिया रखे हुए हैं। कौन से बैक्टीरिया है? एरोबिक बैक्टीरिया। सस्पेंशन, निलंबन। सस्पेंशन का मतलब निलंबन। सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया या एरोफिलिक बैक्टीरिया। वायवीय जीवाणु या जो वायवीय स्थिति में रहना पसंद करते हैं, उस प्रकार के जीवाणु जो हैं, उनका एक सस्पेंशन उन्होंने बना लिया। ठीक है, जब ये सस्पेंशन बनाया होगा तो वो जीवाणु जो है, पंखा बंद करवा दो, कर दो ना ये वाला। ठीक है, इधर ध्यान दो कि इन्होंने क्या किया, एक ऐसा निलंबन बनाया जिस निलंबन में क्या थे, बहुत सारे बैक्टीरिया, और वो बैक्टीरिया समान रूप से वितरित है। दिख रहा है सबको ऐसा? अब इन्होंने क्या किया, इस सस्पेंशन के अंदर एक सवाल जो है उसको इंट्रोड्यूस किया। एक सवाल रख दिया इसके अंदर, फिलामेंटस टाइप का है, ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा या स्पायरोगायरा इन्होंने यूज किया था। क्या हरे सवाल है? ग्रीन एल्गी कौन सा है? क्लैडोफोरा। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्लैडोफोरा और दूसरी बुक्स के अकॉर्डिंग स्पायरोगायरा। हाँ, तो हम दोनों नाम सुने रहेंगे। क्लैडोफोरा मिल जाएगा, प्रायोरिटी दे देंगे, नहीं मिलेगा तो स्पायरोगायरा भी मिल सकता है। तो ग्रीन एल्गी जो है वो क्लैडोफोरा या स्पायरोगायरा को यूज किया। क्या कुछ होगा? क्या अभी ये अंधेरे में रखा हुआ है, कुछ होगा क्या? नहीं, कुछ नहीं होगा। फिर इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने इसे लाइट दिया, इल्यूमिनेटेड। क्या अलग से लिख देता हूं, ये पहले तो ऐसे ही रखा अंधेरे में, अभी ये डार्क में है। और फिर इन्होंने क्या किया, illuminated with monochromatic light, एक वर्णी प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया। कल से आपकी फिजिक्स की इलेक्ट्रोस्टैटिक की री क्लास शुरू हो रही है, शेड्यूल देखकर जाएं। आपको डेली प्रॉपर यूनिफॉर्म में आना है। वेडनेसडे को आपको एलन ग्रीन टी शर्ट और जीन्स में आ सकते हो। लोअर में आपको किसी भी टाइम नहीं आना है। लोअर में आपको गेट पर रोक लिया जाएगा। सेल्फ स्टडी और डाउट काउंटर पर एलन ग्रीन टी शर्ट और जीन्स में आ सकते हैं। ठीक है, लोअर में नहीं आना है भाई, लोअर नहीं चलेगा। हाँ, तो वो जो लोअर का मतलब क्या होता है सर? लोअर किसको बोलते हैं? चलो, तो हाँ, मुझे भी नहीं पता लोअर को क्या बोलते हैं। हिंदी में लिखना होता है, हिंदी में लिख लेना। क्या? एक वर्णी प्रकाश। एक वर्णी प्रकाश का मतलब कौन जानता है? एक वर्णी प्रकाश का मतलब बताओ बच्चे, क्या होता है एक वर्णी प्रकाश?
जिसका एक ही वर्ण हो, मतलब एक कलर हो या एक पर्टिकुलर वेवलेंथ हो। मोनोक्रोमेटिक का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ। अब जैसे मान लो कि हमने क्या किया, इन्होंने क्या किया, टीडब्ल्यू एंगलमान ने, उन्होंने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट दी, मान लो 300 नैनोमीटर की लाइट दी, 350 की दी, 360 की, 370, 80, 90। जैसे ही उन्होंने 400 नैनोमीटर की लाइट दी, ये ग्रीन एलगी है मान लो, और इसको 400, ये ग्रीन एलगी है, इसको 400 नैनोमीटर की लाइट दी। जैसे ही 400 नैनोमीटर की लाइट दी, धीरे धीरे ये बैक्टीरिया जो इस पूरे निलंबन में ये पूरे के पूरे फैले हुए थे, आके इसके पास इकट्ठे हो गए। कैसे इकट्ठे हो गए? जैसे मान लो मैं यहाँ पे बताऊं कितने बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए। मान लो ये इतने बैक्टीरिया जो है वो आके इकट्ठे हो गए। ये इधर क्या बता रहा हूं मैं? बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन। बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन यानी जीवाणु का एकत्रण। देखो कितने जीवाणु एकत्रित हो गए, इतने सारे जीवाणु एकत्रित हो गए 400 नैनोमीटर पे। वेवलेंथ बढ़ाया गया, 400 के बाद 450, 500, एक, लेकिन एक ही पर्टिकुलर वेवलेंथ दे रहे हैं। 400 पे डाला था तो बहुत सारे बैक्टीरिया इसके पास इकट्ठे हो गए थे। अब मैंने मान लो 450 कर दिया, तो देखा क्या कि बैक्टीरिया का नंबर थोड़ा कम हो गया, कम बैक्टीरिया इकट्ठे हो गए, इतने बैक्टीरिया। वेवलेंथ और बढ़ाया, 500 तक पहुंचे, और कम, 550। ग्रीन वाली लाइट होती है क्या 550 के आसपास? बहुत ही कम। फिर वापस से और बढ़ाया, बढ़ने लगे और बढ़ते गए। फिर हमने देखा 700 पे बस नीचे आ गया। फिर 700 के बाद में यदि वेवलेंथ दी तो फिर उसके बाद फोटोसिंथेसिस या बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन नहीं हुआ। तो ये जो ग्राफ है, ये जो टीडब्ल्यू एंगलमान का एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट हमें क्या बता रहा है कि जब हम एक वर्णी प्रकाश देते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ के प्रकाश पे बैक्टीरिया का जो जमाव है वो अलग अलग होता है। 400 और 700 नैनोमीटर के आसपास जो है, 400 के थोड़ा बाद में और 700 के थोड़ा पहले, हम देख रहे हैं कि बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन बहुत ज्यादा है। ग्रीन वाली पे बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन बहुत कम है। ऐसा एक्सपेरिमेंट था किसका? टीडब्ल्यू एंगलमान का। क्या पता लग रहा है कि ये बैक्टीरिया कैसे है? एरोफिलिक या एरोबिक बैक्टीरिया है। यानी जब प्रकाश संश्लेषण हो रहा होगा तो उस टाइम पे ऑक्सीजन उत्पन्न हो रहा होगा। जब ऑक्सीजन ज्यादा उत्पन्न हो रही होगी तब, क्योंकि एरोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन लविंग बैक्टीरिया, इनको ऑक्सीजन वाले एनवायरमेंट चाहिए, तो जहां से ऑक्सीजन आ रहा होगा उसके पास जाके इकट्ठे होते जाते हैं। ऑक्सीजन कम निकलता होगा, दूर दूर फैल जाते होंगे। तो इस एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि किस तरंग दैर्ध्य पर कितना ज्यादा ऑक्सीजन ये क्लेडोफोरा उत्पन्न कर रहा है। कि ब्लू वाले पे कर रहा है, रेड वाली लाइट पे कर रहा है, लेकिन ग्रीन वाली पे नहीं कर रहा है, बहुत कम कर रहा है। तो इन्हें क्या पता लग गया? इन्हें पता लग गया कि जैसे से हम वेवलेंथ बढ़ाते, तरंग दैर्ध्य बढ़ाते, वेवलेंथ 400 700 की तरफ, तो प्रकाश संश्लेषण की दर नीले पे ज्यादा, हरे की तरफ जाते तो कम, और फिर लाल की तरफ जाते तो वापस से ज्यादा हो जाती है। यानी रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज जो है, ये रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कोई तो बता रही है। याद करो कल एक बच्चा जो है, उससे मैंने पूछा भी था कि तुम साइंटिस्ट हो, तुम्हारी क्लास में पूछा था क्या? नहीं, शायद दूसरी क्लास में पूछा कि यदि हमको पता करना है कि किस फोटोसिंथेसिस कब ज्यादा होता है कब कम होता है, तो क्या चीज चेक करना पसंद करोगे? नहीं, तुम्हारी क्लास में पूछा था। दो चीजें चेक कर सकते हो, या तो स्टार्च कितना बन रहा है या फिर ऑक्सीजन कितनी। दो चीजें, स्टार्च का बनना भी प्रकाश संश्लेषण को बता सकता है, ऑक्सीजन का उत्पन्न होना भी प्रकाश संश्लेषण को बता सकता है। तो यदि ऑक्सीजन का उत्पन्न होना हम देख रहे हैं कितना तेजी से, किस दर से उत्पन्न हो रहा है, तो क्या हमें प्रकाश संश्लेषण की दर पता पड़ेगी? यस। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑक्सीजन कितना तेजी से उत्पन्न हो रहा है ये चेक कर लिया। कैसे? इन बैक्टीरिया के इकट्ठे होने से। जिस प्रकाश के ऊपर बैक्टीरिया सबसे ज्यादा इकट्ठे हो रहे, मतलब वहां प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ज्यादा है।
जिस पर बैक्टीरिया कम इकट्ठे हो रहे हैं वहां पर प्रकाश संश्लेषण की दर कम है। तो क्या तरंग दैर्ध्य के लिए, किस तरंग दैर्ध्य के लिए प्रकाश संश्लेषण की दर क्या होती है, ये इनको पता लग गया था क्या? यस, लग गया था सबसे पहले। यानी इसी को तो हम क्या बोलते थे? क्रियात्मक स्पेक्ट्रम। यानी ये टीडब्ल्यू एंगलमान का एक्सपेरिमेंट क्या है? प्रथम क्रियात्मक स्पेक्ट्रम है ये। क्या हमारी एनसीईआरटी में जो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम का डायग्राम दिया गया है वो यही डायग्राम है? यस, वो यही डायग्राम है। जो तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक के अंदर जो एक्शन स्पेक्ट्रम का डायग्राम दिया गया है वो डायग्राम कौन सा है? वो डायग्राम जो टीडब्ल्यू एंगलमान ने एक्सपेरिमेंट किया था कि किस तरंग दैर्ध्य पर कितना बैक्टीरिया इकट्ठा हो रहा है, वही ग्राफ उन्होंने क्रियात्मक स्पेक्ट्रम में दिया है। वो सबसे पहला क्रियात्मक स्पेक्ट्रम है जो किसने बनाया था? टीडब्ल्यू एंगलमान। और बैक्टीरिया कितना तेजी से इकट्ठा होता है यही उस चीज को दर्शाता है। समझ गए क्या? तो लिख डालो ये बात। वायवीय जीवाणु का निलंबन बनाया, उसके अंदर क्लेडोफोरा या स्पायरोगायरा जैसे हरे शैवाल डाल दिए और फिर उसे एक वर्णी प्रकाश द्वारा प्रकाशित किया और देखा कि लाल और नीले प्रकाश के क्षेत्र में बैक्टीरिया का एकत्रण सबसे ज्यादा है। इसका मतलब इस पर प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है और ग्रीन वाली लाइट पे प्रकाश संश्लेषण की दर बहुत ही कम होती है। और ये जो क्रियात्मक स्पेक्ट्रम होता है, क्या ये अवशोषण स्पेक्ट्रम जैसा ही होता है? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी या कैरोटीनॉइड वगैरह, इन सबके अवशोषण को देखें और इनके क्रियात्मक स्पेक्ट्रम को देखें तो हम देखेंगे कि स्पेक्ट्रम, क्रियात्मक स्पेक्ट्रम क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के अवशोषण स्पेक्ट्रम को रफली रिजेंबल करता है। बिल्कुल वैसा नहीं होगा, लगभग मिलता जुलता होगा। जिन प्रकाश का अवशोषण ज्यादा कर रहे होंगे उन पे क्रियाएं भी ज्यादा हो रही होगी। बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन, बैक्टीरियल एकत्रण लिख सकते हो, जीवाणु का एकत्रण। बैक्टीरियल एक्यूमुलेशन का मतलब है जीवाणु का एकत्रण। रेट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज, ऑक्सीजन के उत्पन्न होने की दर, और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की दर। जिसको हिंदी में लिखना हो वो हिंदी में लिख सकते हो। हाँ, थोड़ा फ्लो इंग्लिश में रहता है इसलिए मैंने लिखा है इंग्लिश में, बोला मैंने हिंदी में ही है। हाँ, अलग अलग होगा ना, होगा। देखो, हाँ, जैसे सुबह सुबह एकदम मान लो ऐसा मौसम है, धूप ही नहीं है बाहर, तो प्रकाश संश्लेषण की दर कम होगी। अब धूप रहेगा तो बढ़ जाएगी, शाम को फिर घट जाएगी, रात को बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, दिन में होगा। अब दिन में प्रकाश संश्लेषण ज्यादा होगा, लेकिन अकेला फैक्टर नहीं होता है, अभी हम पढ़ेंगे, लास्ट में पहुंचेंगे इस पॉइंट पे। तो सिर्फ ये नहीं है लाइट ही एक फैक्टर है जिससे डिसाइड होगा, और भी फैक्टर है कि मान लो हमने देखा लाइट तो भर भर के आ रही है, स्टोमीटर रहते हैं क्लोज, अब क्या होगा? अब कुछ गड़बड़ हो जाएगा कि भाई दिन में मान लो प्रकाश तो खूब है, लेकिन पादप ने देखा मेरे को जल की हानि बहुत ज्यादा हो रही है, स्टोमीटर उसने क्लोज कर लिया। करते कई बार प्लांट दोपहर के टाइम पे पानी बचाने के लिए, तो यदि कर लिया उसने तो फिर क्या होगा कि प्रकाश भले ही ज्यादा हो, CO2 की एंट्री कम हो गई, तो कौन टेक ओवर कर लेगा? CO2 टेक ओवर, उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। इस तरीके से तो कोई पूछेगा कि प्रथम क्रियात्मक स्पेक्ट्रम किसने दिया था, क्या आंसर बोल दोगे? टीडब्ल्यू एंगलमान। वेवलेंथ ब्लू पे, बोलो बोलो, किस पे प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है? तुम्हें किस पे ज्यादा दिख रही है? जानबूझ के बनाई गई है। नीले के कंपेयर में प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक होती है। हालांकि इस एक्सपेरिमेंट से नहीं पता लगा था, मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ये जो टीडब्ल्यू एंगलमान वाला एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने कहीं ये नहीं बोला था कि लाल पे ज्यादा होता है, उन्होंने बोल दिया था नीले, और ये भी नहीं बोला था कि नीले पे ज्यादा होता है। उन्होंने टीडब्ल्यू एंगलमान ने, कान खोल के सुन लो सब बच्चे, नहीं तो बाद में मुझे ये डाउट पूछोगे तुम लोग कि टीडब्ल्यू एंगलमान ने जब एक्शन स्पेक्ट्रम बनाया था तो उन्होंने ना तो ये कहा था कि नीले पे ज्यादा होता है, ना ही ये बोला था कि लाल पे ज्यादा, उन्होंने बोला नीले और लाल रंग के प्रकाश पे प्रकाश संश्लेषण की दर ज्यादा होती है। दोनों में से कौन ज्यादा कौन कम उन्होंने नहीं बताया था।
तो फिर किसने बताया? मैं बता रहा हूं तुमको कि लाल पे ज्यादा होती है, ये मैं बता रहा हूं। ये उतना पुरानी, क्योंकि ये तो बहुत पुरानी बात है, अब तो दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है। तो जो रिसेंट जितने भी डिस्कवरी है, एक एक मॉलिक्यूल स्टडी कर दिया अब तो साइंटिस्ट ने, तो उन्होंने बता दिया है कि रेड वाली लाइट के ऊपर प्रकाश संश्लेषण की दर नीले वाले से ज्यादा होती है, इसीलिए मैंने रेड को थोड़ा ऊपर बनाया। हाँ बच्चे, बैक्टीरियल एकत्रण, जीवाणु का एकत्रण। पिगमेंट्स का भी पूरा पार्ट हटा दिया गया है इसमें से। बना लिया सबने? तो एक्सपेरिमेंट सारे क्लियर हो गए सब बच्चों को लाइन से? कहा नहीं होता है बच्चे? हाँ हाँ हाँ। किस, मतलब किससे? किससे कंपेयर कर रहे हो? किससे कंपेयर कर रहे हो? लाइट से कैसे कंपेयर कर रहे हो? ऐसा बोलना चाहते हो कि ग्रीन है तो ग्रीन लाइट पे ज्यादा फोटोसिंथेसिस करना चाहिए, ऐसा बोलना चाहते हो? बच्चे, बच्चे, यस माय बॉय, स्टैंड अप। तुम बातें करने में लगे हो, खड़े हो जाओ तुम। हाँ, फोन पे बात कर रहे हो तुम, स्टैंड अप। कर दिया फोन कट? कि बेइज्जती कोई सुनेगा अभी तुम्हारी? कट कर दिया? तो क्या ये बच्चे की टी शर्ट सभी बच्चों को हरी दिख रही है क्या? सबको हरी दिख रही है क्या? ये टी शर्ट हरी इसलिए दिख रही है क्योंकि इसकी टी शर्ट ने हरे प्रकाश को अवशोषित कर दिया है कि रिफ्लेक्ट कर दिया है? रिफ्लेक्ट कर दिया है, इसलिए हरा दिख रहा है क्या? इसका मतलब यदि पत्तियां या हरे शैवाल हमको हरे दिख रहे हैं, मतलब वो हरे प्रकाश को अवशोषित कर रहे हैं कि रिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं? तो क्या उस पर काम ज्यादा होगा कि कम होगा? इसका मतलब पादपों के लिए सबसे कम काम की जो प्रकाश है वो कौन सी है? ये ग्रीन लाइट पे फोटोसिंथेसिस कम हुआ है। बैठो बच्चे, समझ गए क्या सब बच्चे? क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? ठीक है, नीले और लाल पे ज्यादा है, ठीक है। बाद में हम एक्शन स्पेक्ट्रम को डिटेल में अलग से देखेंगे। अब सबसे पहले, अब हमारा मेन चैप्टर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। अभी तो हम एक्सपेरिमेंट्स वगैरह ही पढ़ रहे थे, अब हम चीजों को जो है वो, क्या, कौन सी? ग्रीन से ब्लू और रेड दोनों ज्यादा अवशोषित होते हैं। नहीं नहीं, अवशोषण अभी पढ़ेंगे ना बच्चे, आराम से, हैव पेशेंस, धीरे धीरे। जितना बताया उतने बात समझ में आई क्या? ठीक है, सुनो सब बच्चे, आराम से इत्मीनान से पढ़ो, कोई हड़बड़ी नहीं है। एक ही सेकंड में पूरा फोटोसिंथेसिस नहीं समझ लेना है। कुछ बच्चे उस तरीके से सवाल पूछ रहे हैं कि हम आज ही इसी पॉइंट पे एक साथ पूरा फोटोसिंथेसिस समझ लेंगे, चाहे वो एक्शन स्पेक्ट्रम हो, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम हो, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट हो, सब कुछ हम अभी एकदम, और या फिर वो जो है वो दिन में क्या होता है और तेज धूप में क्या होता है और CO2 से, सब कुछ हम एक साथ से बोलेंगे नहीं। इत्मीनान रखो, चैप्टर आराम आराम से पढ़ेंगे। तुम्हारा एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहेगा कि तुमने ना पूछा और मैंने आगे से ना बताया। तुम यदि एकदम मूक बधिर की तरफ भी बैठे होगे तो भी मैं तुम्हारे हर क्वेश्चन का जवाब, तुम्हें जो मन में उठने वाले हैं या उठ चुके हैं, सबका जवाब तुम्हें मिलेगा। तो इसीलिए कोई बात नहीं, लाइट जाती रहेगी। तो इसीलिए
रिलैक्स होके बैठो, एकदम से माइंड में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं। अपने मन में जो बहुत सारी बातें चल रही होती है उनको कंट्रोल रखना और शांत रहना, ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ा सुपर पावर होता है। कि हमको एकदम से माइंड में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, उनको कंट्रोल करना और मौके का सही टाइम का वेट करना, जब हमको वो चीज पूछनी है, वो चीज समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हड़बड़ाओ नहीं, चैप्टर आगे बढ़ेगा। मैं तुमको एक बार और आइडिया देता हूं कि हम क्या क्या पढ़ने वाले, किस सीक्वेंस में पढ़ने वाले हैं। पहले मैं तुम लोगों को अब बताऊंगा कि फोटोसिंथेसिस की साइट क्या होती है, कहां पर फोटोसिंथेसिस होता है, यानी लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन की जगह कहां है क्लोरोप्लास्ट में। मैं तुम्हें बताऊंगा कि प्रकाश संश्लेषण में वर्णक कौन से यूज होते हैं। फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि आखिर वो वर्णक किस कलर के प्रकाश को ज्यादा अवशोषित कर पाएंगे, किस पे काम ज्यादा कर पाएंगे। फिर मैं तुम्हें प्रोसेस बताऊंगा कि आखिर वो लाइट को अवशोषित करके कैसे साइक्लिक प्रोसेस, नॉन साइक्लिक प्रोसेस यानी लाइट रिएक्शन वगैरह चलाते हैं, कैसे वो केमियोस्मोसिस के थ्रू एटीपी बनाते हैं, ये सारी चीजें मैं तुम्हें बताऊंगा। और उसके बाद हम डार्क रिएक्शन पढ़ेंगे, जिसमें मैं तुमको बताऊंगा कि कैसे केल्विन साइकिल चलती है, कैसे C4 पाथवे, CM पाथवे कैसे चलता है, और लास्टली फोटो रेस्पिरेशन कैसे होता है, और कौन कौन से फैक्टर किस तरीके से फोटोसिंथेसिस को अफेक्ट करते हैं। तो ये हम बहुत सीक्वेंसली, बहुत इत्मीनान से पढ़ने वाले हैं। तो इसलिए कहीं भी हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज तुम पूछने वाले हो वो कहीं ना कहीं आएगी। जब वो आएगी, तुमको यदि लगता है कि कोई पॉइंट पर्टिकुलरली पूछना है तो लिख के रख लो। यदि तुम्हें लगता है कि मैं भूल जाने वाला हूं तो कोई साइड में नोट करके रख लो, ये मुझे पूछना है, ठीक है। और सही मौके का जब हम उसके बारे में एग्जैक्टली डिस्कस कर रहे होंगे तब मुझे पूछो, ठीक है। तो क्योंकि बीच बीच में तुम आगे आगे की चीजें पूछोगे तो उससे इंटरप्ट हो जाएगा, अपना टॉपिक की स्पीड कम हो जाएगी, है ना। बताने में कोई दिक्कत नहीं है, बता ही रहे, लेकिन इससे हमारी स्पीड जो है वो, उसमें बार बार ब्रेक लगेंगे, स्पीड ब्रेक करेगी। चलो, तो फिर अब हम बात करते हैं कि प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या है। प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या पूरा का पूरा पादप प्रकाश संश्लेषण करता है? तो फिर कौन करता है? पादप के हरे भाग, और उसमें भी मुख्यतः पत्तियां, पर्ण। क्या ये है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? जब हम पर्ण को देखते हैं, लीफ की एनाटॉमी तुमने अपने जीवन में कभी देखी होगी, तो लीफ की एनाटॉमी में सबसे ऊपर क्या होता है? एपिडर्मिस। क्या एपिडर्मिस भी तुमने कभी हरे रंग की देखी है क्या? एपिडर्मिस नहीं। एपिडर्मिस की सेल्स कुछ ऐसी होती है, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नॉर्मली नहीं होता है। पता था क्या? नहीं पता था क्या? एपिडर्मिस, लीफ की जो एपिडर्मिस होगी, या इन जनरल भी एपिडर्मिस की बात करूं तो सामान्यतः एपिडर्मिस के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होते। फिर क्या होता है? एपिडर्मिस की नीचे वाली जो लेयर होती है, इनको हम क्या बोल देते हैं? इनको बोलते हैं मीजोफिल। क्या बोलते हैं? मीजोफिल। अब मीजोफिल मोनोकॉट की बात करूं तो एक ही टाइप की होगी, सारे के सारे सेल ऐसे गोल वाले ही होंगे मोनोकॉट पादप के अंदर, एक बीजपत्री या समद्विपार्श्वपत्तियों में। और जो डॉर्सीवेंट्रल लीफ होती हैं, उनके अंदर, डाइकॉट के अंदर कुछ ऐसी लंबी सेल्स होती है, इनको बोलते हैं खंभ हरित मृदुतक, इंग्लिश में बोलते हैं पैलिसेड टिश्यू। और नीचे की तरफ होते हैं ऐसे राउंड या ओवल सेल्स, जिसको बोलते हैं हम स्पंजी मृदुतक या स्पंजी हरित मृदुतक। कॉलेनकाइमा के टाइप्स हैं। डाइकॉट में 2 टाइप होते हैं, मोनोकॉट में एक ही टाइप होता है, स्पंजी टाइप का ही होता है एक तरीके से। तो कुल मिलाकर के ये कोशिकाएं हैं जहां पर क्या हो रहा है? एपिडर्मिस में फोटोसिंथेसिस हो रही है क्या? नहीं। इसमें हो रहा है क्या? यस। यानी पादप के हरे भाग, मुख्यतः पर्ण, और पर्ण में भी क्या? हरित मृदुतक। हरित मृदुतक, हरित मृदुतक के अंदर हमने देखे डाइकॉट के अंदर, डाइकॉट लीफ में 2 टाइप, कौन कौन से? पैलिसेड, पैलिसेड टिश्यू एंड स्पॉन्जी मीजोफिल। ये 2 टाइप होते हैं। मोनोकॉट में 2 टाइप नहीं होते, एक ही टाइप होता है। क्या इतनी बात समझ में आई? तो लाइट जो है वो आ रही है इस तरीके से, इसको पेनिट्रेट करते हुए अंदर आ रही है। अब अंदर आई किसके अंदर? मान लो पैलिसेड टिश्यू के अंदर या स्पॉन्जी मीजोफिल के अंदर।
तो तुम देखोगे इसके अंदर ग्रीन कलर की बहुत सारी बॉडीज होंगी, हरे कलर की ऐसी बड़ी बड़ी कोई कोशिकांगक है। क्या दिख रहा है सब बच्चों को? कुछ इस तरीके से लाइट की इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग इसका अरेंजमेंट जो है वो बदल जाता है। कैसे बदलता है वो हम लास्ट में देखेंगे जब हम फैक्टर्स पढ़ रहे होंगे, हाँ तब हम देखेंगे। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हाँ भाई इसके अंदर कुछ ऐसी संरचना है। इन संरचनाओं को क्या बोलते हो? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट हरित लवक, हरित लवक। हरित लवक पैलिसेड टिश्यू में भी है और स्पॉन्जी मेसोफिल में भी है। क्या कोई अंतर है क्या? क्या मात्रा का अंतर है क्या? क्या कभी तुमने पत्ती को, द्विबीजपत्री पर्ण को ध्यान से देखा है? पीपल की पत्ती को या पान के पत्ते को, उसकी ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस दोनों को कंपेयर करें, क्या दोनों समान रूप से हरी होती है? क्या एक सतह ज्यादा हरी होती है? कौन सी वाली, ऊपर वाली की नीचे वाली? ऊपर वाली सतह ज्यादा हरी होती है। यदि तुम्हें कोई पूछेगा कि बताओ पीपल की पत्ती की ऊपरी सतह ज्यादा हरी क्यों होती है, पान के पत्ते की ऊपरी सतह ज्यादा हरी क्यों होती है, क्या बोलोगे? ये रहा रीजन। क्या बोलोगे बच्चे? यस बच्चे तुम बताओ। यस तुम बोलोगे कि ऊपर की तरफ खंभ मृदुतक होता है जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए वो ज्यादा हरी दिखाई देती है। बैठो, बिल्कुल सही। क्या सब बच्चों को बात क्लियर है क्या? यस। तो इसका मतलब ये बता पड़ गया कि सेल के अंदर पादप, पादप के अंदर हरित मृदुतक और हरित मृदुतक की सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक, जहां पर प्रकाश संश्लेषण हो रहा है। हरित लवक जो है उसकी संरचना तुमने अपने जीवन में पहले पढ़ी है क्या? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, कंप्लीटली तुमने सेल वाला जो चैप्टर पढ़ा था वहां पढ़ लिया था अच्छे से। यदि मैं इसके अंदर जो भाग है उसको दो भागों में बांटू तो वो दो भाग कौन कौन से होते हैं? ग्रेना एंड स्ट्रोमा लैमेली। होता था कि नहीं? और स्ट्रोमा। मेम्ब्रेनस पार्ट जो होता था, झिल्ली वाला भाग जो होता था वो ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली होता था, और मैट्रिक्स जो होता था वो स्ट्रोमा होता था। क्या तुम्हें याद है? तो प्रकाश संश्लेषण की कौन सी प्रक्रिया होती है जो ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली पे होती है? लाइट रिएक्शन। क्या तुम्हें याद आ रहा है कुछ? प्रकाश अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया वो प्रक्रिया होगी जिसके अंदर क्या होगा? प्रकाश से एटीपी बनेगा, हमने कल बात की थी ना। और अंधकार अभिक्रिया वो होगा जिसके अंदर क्या होगा? CO2 से ग्लूकोज, एटीपी का उपयोग हो जाएगा, CO2 से ग्लूकोज बनेगा। स्ट्रोमा में क्या होगा? अंधकार अभिक्रिया। हाँ, डार्क रिएक्शन। क्या सब बच्चों को एग्जैक्टली प्रकाश संश्लेषण कहां पर होता है वो दिख रहा है क्या? पादप के हरे भागों में, मुख्यतः हरे पर्ण के अंदर। पर्ण के अंदर भी बहुत सारे ऊतक होंगे, उनमें से भी कौन से ऊतक में प्रकाश संश्लेषण होगा? हरित मृदुतक में। डाइकॉट में बात करें तो हरित मृदुतक ऐसे दो भागों में बटा हुआ हो सकता है, जिसकी वजह से डाइकॉट प्लांट की लीफ में एक सरफेस ज्यादा हरी और एक सरफेस कम हरी दिखती है, और हम उसको डॉर्सी वेंट्रल लीफ बोलते हैं, पृष्ठाधारी पर्ण, क्योंकि अंतर आ गया इसलिए। जबकि मोनोकॉट में क्या होता है? नॉर्मली लीफ ऐसे होती है, जितना लाइट इधर मिल रहा है उतना ही लाइट इधर भी मिल रहा है, बराबर लाइट मिलने की वजह से दोनों सरफेस का कलर ऑलमोस्ट बराबर होता है। वहां पर पैलिसेड और स्पॉन्जी में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। इन सेल्स के अंदर क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रकाश संश्लेषण होगा, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर दो अभिक्रियाएं चलेंगी, प्रकाश और अंधकार अभिक्रिया। प्रकाश अभिक्रिया जो झिल्ली तंत्र है उसके अंदर, जिसमें ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली आते हैं, वहां पर प्रकाश अभिक्रिया चलेगी। और जो उसका मैट्रिक्स होगा वहां पर क्या चलेगी? अंधकार अभिक्रिया। वहां पर खूब सारा रबिस्को भी प्रेजेंट होता है। डायग्राम हमने क्लोरोप्लास्ट तक का डायग्राम वहां पर देखा हुआ है। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? तो यस, अब इसके बाद में देखो, ये तो एनाटॉमी वाला पार्ट है। अब इसका क्या, इतनी बात लिख लो पहले, यहां से लेकर के यहां तक पहुंचो, फिर इसके बाद आगे बात करते हैं। किसका? हरित मृदुतक, इंग्लिश में कॉलिन, क्लोरेन कायमा, क्लोरेन कायमा।
पैरेनकाइमा का ही एक टाइप होता है क्लोरेनकाइमा, जिसमें क्लोरोप्लास्ट वगैरह उपस्थित होते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर तो तुमने देखी हुई है, लेकिन ग्रेना और स्ट्रोमा लैमेली, इनकी डिटेलिंग वो यहां पे बताऊंगा कि इनके ऊपर कैसे लगे होते हैं प्रकाश संश्लेषी वर्णक और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। जितना डायग्राम तुमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा है उसके एक लेवल आगे। सेल वाले चैप्टर में मैंने तुम्हें यही डायग्राम बना के बताया था जो इस चैप्टर में दिया है, याद होगा तुम्हें। हमारा डायग्राम जो है वो रिजेंबल कर रहा था इस, क्योंकि ये डायग्राम समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा आसान और इजी है। हाँ, सेल वाले चैप्टर में क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम अलग है और फोटोसिंथेसिस में अलग है, लेकिन ज्यादा आसान और समझने के लिए इजी जो है वो यही वाला है, इसलिए हमने वहां पर यही डायग्राम बनाया था। एक दो दिन से बहुत ज्यादा जाने लग गई लाइट। लाइट रिएक्शन प्रकाश अभिक्रिया, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन अंधकार अभिक्रिया। कितने थैलेकॉइड दिख रहे हैं तुम्हें? 2 थैलेकॉइड दिख रहे हैं क्या? थैलेकॉइड क्या होता है जानते हो? बैग समान संरचना, थैले समान संरचना जो एक के ऊपर एक अरेंज होती है, उसे हम क्या बोलते थे? थैलेकॉइड। क्या एकल झिल्ली परिबद्ध मतलब ये थैलेकॉइड मेम्ब्रेन एकल झिल्ली होती है कि डबल लेयर होती है? डबल लेयर, डबल लेयर होती है। ये लिपिड बाइलेयर ऐसे है, ये लिपिड बाइलेयर है। मैंने 2 लाइन बनाई, इसका मतलब ये नहीं 2 लेयर है, एक ही लेयर की ऊपर वाली और नीचे वाली लाइन बनाई है मैंने। डबल लेयर मत समझो इसको, सिंगल लेयर है ये। ये वाला पार्ट जो है इसका, ये थैलेकॉइड का नॉन अप्रेस्ड पार्ट, यानी जो दबा हुआ भाग नहीं, बाहरी भाग, इंग्लिश में बोलते हैं नॉन अप्रेस्ड। अप्रेस्ड मतलब दबा हुआ। नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, थैलेकॉइड झिल्ली का बाहरी भाग या बिना दबा हुआ भाग। लेकिन इस वाले भाग की बात करूं तो अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, दबा हुआ भाग है ये। और ये क्या है? स्ट्रोमा लैमेली। इसका और भी कुछ नाम था? और भी कोई नाम था? फ्रेट चैनल, याद आ रहा है? फ्रेट चैनल बोला था हमने, या इंटरग्रेनल थैलेकॉइड बोला था इसको हमने, याद आ रहा है? इसके हमने अलग अलग नाम भी रखे थे। इसके अंदर जो अवकाश होगा इसे क्या बोलेंगे? इसे बोलेंगे थाइलेकॉइड ल्यूमेन, थाइलेकॉइड अवकाश। ठीक है, ये किस तरीके से है? जैसे बच्चे बैग दो ना,
तुम भी बैग दो ना बच्चे। क्या ये थैले समान संरचना दिख रही है तुम्हें? क्या तुम्हें दो थैले समान संरचना दिख रही है जो एक के ऊपर एक रखी हुई है? तो इसका ये वाला पूरा का पूरा पार्ट जो इस हवा के कांटेक्ट में, यदि यदि हम इसे क्लोरोप्लास्ट मान ले, अपनी कोशिका को, अपने क्लास को एक क्लोरोप्लास्ट मान ले, तो ये जितना जगह हवा है वो सारा उसका मैट्रिक्स होगा। जितनी जगह हवा है वो सारा क्या होगा? उसका मैट्रिक्स होगा। और इस मैट्रिक्स के अंदर हम क्या देख रहे हैं? इस मैट्रिक्स में हम देख रहे हैं कि थाइलेकॉइड जो है वो प्रेजेंट है, एक के ऊपर एक इस तरीके से स्टैक्ड है, पाइल्ड अप है, ये ऐसे पाइल बने हुए हैं, देखो, ठीक है। इसके ऊपर और भी होते हैं बहुत सारे, अब मैंने यहाँ पे डायग्राम में दो बनाए इसलिए दो लिया। तो ये वाला पार्ट पूरा जो है वो हवा के कांटेक्ट में दबा हुआ है कि दबा हुआ नहीं है? नहीं है, ये वाला पार्ट। तो इसको क्या बोल देंगे? नॉन अप्रेस्ड पार्ट। यदि मैं इस वाले भाग की बात करूं, ये एक दूसरे के ऊपर दबे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे? अप्रेस्ड पार्ट। तो थाइलेकॉइड के अंदर दो चीजें होती हैं, नॉन अप्रेस्ड पार्ट एंड अप्रेस्ड पार्ट। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ये ले लेना बच्चों, ठीक है। तो यहां पर सबको समझ में आ गया, ये वाला पार्ट नॉन अप्रेस्ड स्ट्रोमा के कांटेक्ट में होगा, ये वाला नॉन अप्रेस्ड स्ट्रोमा के कांटेक्ट में होगा, बीच में जो झिल्ली दबी हुई होगी वो अप्रेस्ड पार्ट होगी। बाहरी भीतरी भी कई बार हम यूज कर लेते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन के अंदर जो स्पेस होगा उसे क्या बोलोगे? थाइलेकॉइड ल्यूमेन। और ऐसे ही बहुत सारे स्टैक यहां पर होंगे, यहां पर होंगे, तो इनको आपस में जोड़ने के लिए क्या होती है? स्ट्रोमा लैमेली या फ्रैट चैनल। अब इसकी झिल्ली जो होती है, इसकी झिल्ली के ऊपर लगे होते हैं बहुत सारे वर्णकों के समूह। क्या हमने पढ़ा था ऐसा? थाइलेकॉइड पे ग्रुप ऑफ पिगमेंट लगे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? क्वांटासोम। याद करो, क्वांटासोम। हमने बोला था उन्हें फोटो सिस्टम भी बोलते हैं, टाइम आएगा तब बताऊंगा। तो क्या होता है, अब यहां पर जो भी ग्रुप ऑफ पिगमेंट होता है वो दो फोटो सिस्टम के रूप में हो सकता है, PS1 और PS2, दो के रूप में हो सकता है, ठीक है। 5 मिनट तुम्हारी क्लास एक्स्ट्रा लूंगा। तो PS1 क्या होता है? देखो कि जहां जहां पर नॉन अप्रेस्ड पार्ट है उन सब जगहों पर तुम देखोगे कि तुम्हें PS1 मिलेगा। PS1 कहां पर मिलेगा? नॉन अप्रेस्ड पार्ट। तो ब्लू कलर से मैंने डायग्राम में जो है वो बना दिया है PS1। ब्लू कलर से इस डायग्राम में क्या बनाया? कोडिंग कर दी है। ब्लू कलर से ऐसा बनाया होगा तो समझ जाना वो क्या है? PS1। क्या PS1, तुम मुझे आंसर करना, क्या PS1 स्ट्रोमा लैमेली पर उपस्थित होता है? क्या PS1 स्ट्रोमा लैमेली पर उपस्थित होता है? यस। क्या PS1 नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे उपस्थित होता है? क्या PS1 अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है? नहीं। तुम्हें PS1 की लोकेशन पता पड़ी है। फोटो सिस्टम 1 क्या है? फोटो सिस्टम 1 पिगमेंट्स का समूह है जिसका नाम रखा है हमने PS1। एग्जैक्टली कौन कौन से पिगमेंट होते हैं, क्या होते हैं, वो हम देखेंगे आगे। लेकिन अभी के लिए ध्यान रखो कि यदि दो फोटो सिस्टम होते हैं, PS1 और PS2, तो PS1 की लोकेशन क्या होती है? सब बच्चों को पता लग गया? यस, ये लोकेशन होती है। यदि मैं PS2 की लोकेशन देखूं, ग्रीन कलर से बना लेता हूं, तुम भी कलर कोडिंग यूज कर लेना। तो PS2 जो है उसकी लोकेशन देखो कहां कहां पर है। बताओ। PS2 मैं बोल रहा हूं, बताना। PS2 नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर उपस्थित होता है। मुख्यतः नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है। कुछ मात्रा में नॉन अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होता है। यस, यानी नॉन अप्रेस्ड पार्ट पर मेनली तो PS1 ही मिलेगा, PS2 तो हमें बहुत ही कम मिलेंगे। PS2 मुख्यतः अप्रेस्ड पार्ट ऑफ थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पर होते हैं। बिल्कुल सही है, मुख्यतः बोल दिया तो इसका मतलब तो सही है बिल्कुल। PS2 स्ट्रोमा लैमेली पर पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। PS2 स्ट्रोमा लैमेली पर पूर्णतः अनुपस्थित होते हैं। दिख रहा है क्या एक भी? पूरी तरीके से अनुपस्थित। PS2 स्ट्रोमा लैमेली पर बनाया क्या? नहीं, होता ही नहीं, कहां से बनाएंगे। देन नेक्स्ट, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स
एक कॉम्प्लेक्स है जो इलेक्ट्रॉन कैरियर का काम करेगा अभी आने वाले टाइम पे इन्हीं के फंक्शन हम पढ़ रहे होंगे। तो साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स जो है वो मैं बना रहा हूं, देखना सब बच्चे। अगेन बोल रहा हूं, बताना सही बोल रहा हूं कि गलत। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स अप्रेस पार्ट, नॉन अप्रेस पार्ट और स्ट्रोमा लैमली सभी जगहों पर समान रूप से वितरित होते हैं। यस, बिल्कुल दिख रहा है सबको। यस, देन वन मोर लास्ट थिंग इज CF0 CF1 पार्टिकल, सुना है नाम? F0F1 पार्टिकल सुना था, क्लोरोप्लास्ट में होता है तो बोलते हैं CF0 CF1 पार्टिकल क्या करता है? एटीपी बनाता है, बिल्कुल सही। देखो जरा, वही लॉलीपॉप लैगले स्ट्रक्चर जिसे तुम बहुत अच्छे से जानते हो। CF0 CF1 कण नॉन अप्रेस पार्ट पर उपस्थित होता है, स्ट्रोमा लैमली पर उपस्थित होता है, अप्रेस पार्ट पर उपस्थित होता है। नो, इसका मतलब कि ये चारों चीजें जो है ये प्रकाश संश्लेषण में स्टडी करने में हमको बहुत काम आने वाली है। PS1 का, PS2 का, CF0 CF1 कण का और साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स का। तो कौन कहां पर होता है ये तुमको इस डायग्राम से पता पड़ रहा है। ये PS1 PS2 ही होंगे जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के थ्रू घूम रहा होगा, बीच बीच में प्रोटॉन की पंपिंग होगी और CF0 CF1 कण एटीपी बना रहा होगा। तो प्रोसेस को, लाइट रिएक्शन को डिटेल में स्टडी करने के लिए हमको थाइलेकॉइड और स्ट्रोमा लैमली की एक डिटेलिंग पता होनी चाहिए कि कहां पर क्या चीज उपस्थित होता है। क्या इतनी बातें सब बच्चों को क्लियर हो गई क्या? यस। तो ये तो हो गई बात किसकी, कि आखिर प्रकाश संश्लेषण का स्थल क्या होता है। अब बात करेंगे कि ये जो फोटो सिस्टम है PS1 PS2 ये कैसा होता है और इनके अंदर प्रकाश संश्लेषी वर्णक वगैरह जो है वो कौन कौन से होते हैं। तो प्रकाश संश्लेषी वर्णक, देन उसके बाद उसका एब्जॉर्प्शन रिएक्शन स्पेक्ट्रम और फिर उसके बाद में लाइट रिएक्शन हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इतना सब बच्चे पढ़ के आना। ठीक है, एनसीईआरटी से जो है वो तुम पढ़ के आ जाना इतना। चलो मिलते हैं।